सलाम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, खमागणी। आप देख रहे हैं खास मुलाकात। मेरे साथ मैं हूं अनन्या चतुर्वेदी और हम बात कर रहे हैं आज डॉक्टर राजेश शर्मा से, जो कि हम आपको पहले भी मिलवा चुके हैं। बहुत सारी बातें हमने पहले भी जानी थी, आपको एक बार फिर से इंट्रोड्यूस करा देते हैं। हमारे साथ आरोग्य भारती मध्य भारत प्रांत के अध्यक्ष हैं राजेश शर्मा जी हमारे साथ हैं। आपको बता दें कि ये जो है वो एक्सपर्ट है ट्रामा में भी, एक्सीडेंट में भी और बहुत ही अच्छे ऑर्थोपेडिक भी हैं। तो इतने बड़े डॉक्टर होने के साथ साथ एक बहुत बड़ी बात यह है कि आध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी और योग से भी पूरा कनेक्शन है। डॉक्टर राजेश सर, हमने आपसे पहले बहुत सारी बातें जानी थी और अब जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर फिर से आ गए हम। और वो जो टॉपिक है वो है आपकी मेंटल इलनेस पे, यानी कि जो आपके मानसिक रोग होते हैं उनके बारे में हम जानते हैं। और अब जो मानसिक रोग होते हैं उससे पागलपन नहीं होता है, उसके अलावा बहुत सारी चीजें जो होती है मानसिक रोगों में आती हैं, जैसे कि आपका गुस्सा, आपका चिड़चिड़ाहट, आपके इमोशंस का ओवरफ्लो हो जाना और आपकी जो इमोशंस हैं उनकी वजह से नेगेटिविटी आ जाना, ये सभी चीजें आती है मानसिक रोग में। तो सर पहले तो हम यही जानेंगे आपसे, इसको आप डिफाइन कर दीजिए कि ये जो टॉपिक है वो कितना ज्यादा बड़ा भी है और इंपॉर्टेंट भी है। नमस्कार अनन्या और हमारे DNN के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार, प्रेम भरा नमस्कार। और तुमने बात की है मनोरोग की, तो यहाँ पे मैं बेझिझक होकर कह सकता हूँ कि जो भी इस दुनिया में आता है वो जैसे जैसे जो है इस मायावी दलदल में कमल खोजने की कोशिश करता है, धीरे धीरे करते करते, तो कहीं ना कहीं हम सब में जो है इस मनोरोग का कुछ न कुछ प्रतिशत हम सब में है। तो मैं यहाँ ये भी कहने से नहीं चूकूंगा कि हम सब मनोरोगी हैं, क्योंकि अगर मन है तो रोग होगा ही होगा। ठीक है, और इस मनोरोग से कैसे निपटा जाए, मैं ये तो कह नहीं सकता कि इससे छुटकारा मिल जाएगा। अगर मन है तो मन के साथ उसके जितने भी वृत्तियां हैं वो तो होंगी ही। और यहाँ पे पतंजलि कहते हैं, अपने दूसरे सूत्र में कहते हैं कि योग है चित्त वृत्ति निरोधः, कि चित्त की वृत्तियों को रोकना, ठीक है, ये ही योग है। और योग द्वारा ही चित्त की वृत्तियां रुकती भी हैं। ये लगभग कथन उसी तरह का है जैसे जल की जो सतह है, अगर उसमें हलबली नहीं है तो चांद का प्रतिबिंब जो है बहुत आराम से देखा जा सकता है, उसके भीतर के छुपे खजाने को देखा जा सकता है। लेकिन अगर उसमें जल के ऊपर हलचल है तो प्रतिबिंब जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, भीतर कुछ दिखता नहीं। तो मन जो है हमारा, सबसे पहले तो ये अनन्या कि मन है क्या, मन क्या है, सबसे पहले तो हम उसकी बात करें जो जड़ है हमारी। बिल्कुल। तो मन की अगर बात करते हैं तो मन जो है ऐसे कोई एनाटॉमिकल ऑर्गन नहीं है बॉडी की, है ना। मन और मस्तिष्क, जो दिमाग, ब्रेन एंड माइंड, तो इसमें देखें तो इसमें फर्क क्या है। तो मैं यहाँ पे कोट करूँगा डॉक्टर जो डिस्पेंजा, मैं उनको फॉलो करता हूँ, उनके अध्ययन को भी मैंने बहुत ही अप्रिशिएट किया है। तो उनका कहना है कि ब्रेन इन एक्शन इज माइंड बेसिकली, ठीक है। और मतलब जब हम माँ के गर्भ से इस बाह्य जगत में आ जाते हैं तो इस प्रकृति ने, ईश्वर ने जो है मनुष्य की जो 5 इंद्रियां दी हैं, और छठी इंद्री है मन, जो सुप्तावस्था में रहता है। एक शिशु जो है जब माँ के गोद में होता है तो उस वक्त उसके मन जो है उसका फॉर्म हो रहा है, उसको बाय डिफॉल्ट उसके शरीर में जो है कुछ चीज़ें हैं, जिसे इंद्रियों जनित जो मैसेज जाते हैं उनको वो ब्रेन रिसीव करता है, और ब्रेन उन्हें क्लासिफाई करता है लाइक, डिसलाइक या न्यूट्रल। 3 साल की उम्र ऐसा माना जाता है, मैंने कहा जाता है कि ह्यूमन ब्रेन पूरी तरह से डेवलप हो जाता है। 70-80% तो इंट्रा यूट्राइन हो जाता है वो माँ के गर्भ में, और 3 साल 4 साल में जाके उसका ह्यूमन ब्रेन पूरा डेवलप हो जाता है, बट खाली होता है, उसका जो कैनवास है वो खाली है अभी फिलहाल। ठीक है, जैसे जैसे फिर वो अपने बाहर के लोगों के साथ डील करता है, अपने माँ बाप, अपने भाई बहन, उसके बाद प्ले ग्रुप में जाता है, अपने साथ के बच्चों के साथ उठता बैठता है, तो ये जो इंद्रियों जनित जो मैसेजेस आते हैं, इंफॉर्मेशन आती है, वो सारी की सारी जो ब्रेन का जो एक खास हिस्सा है वो उसे क्लासीफाई करता है। कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगती, और बहुत सी चीज़ें जो है वो एक उदासीन होकर सबकॉन्शियस माइंड में बनती जाती हैं। ये पूरा ताउम्र चलता जाता है, और ऐसा कहते हैं साइकोलॉजिस्ट कि 35 साल का जो एक व्यक्ति है
वो 95% अपनी जिंदगी जो है सबकॉन्शियस माइंड से ही गुजारता है। सबकॉन्शियस माइंड से हमारे रिफ्लेक्सेस, हमारी हॉबीज, ये सारी की सारी चीजें होते होते तो ब्रेन क्या करता है अनन्या, ब्रेन जो है कोई भी इंफॉर्मेशन जब लेता है तो उसे जो है ब्रेन के भीतर जो सेल्स होती हैं उन्हें न्यूरॉन्स कहते हैं। तो ब्रेन कोई भी अगर खबर मिलती है उसे, वो एक अपने न्यूरॉन्स को रिस्पॉन्सिबल कर देता है एक एक कि ये तुम खबर संभालो। तो एक सेट ऑफ न्यूरॉन जो है उस खबर का एक पैटर्न बनाते हैं। वो पैटर्न बनाने के बाद में वो हमारे हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस बोलते हैं, एचपी एक्सिस, उसके माध्यम से वो जो पैटर्न है वो फिजिकल बॉडी में केमिकल सिक्रीट करता है। कई सारे युवा हैं हमारे आज के, बहुत सारे गलत कदम उठा लेते हैं और जब कोई डिसअपॉइंटमेंट आता है तो उस डिसअपॉइंटमेंट को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो ये जो सिकनेस ऑफ इमोशंस है, ये इलनेस ऑफ इमोशंस है, इसको कैसे हम हैंडल कर सकते हैं? साथ ही आप इस मानसिक स्थिति से निकलने के लिए शुरुआत कहाँ से होती है? अनन्या देखिए, एक मनुष्य को, एक ह्यूमन बीइंग को 3 चीजें प्रभावित करती हैं। उसकी जो व्यक्तित्व का निर्माण जो है उसके लिए 3 चीजें जो है वो प्रभावी होती हैं। पहला है इन्वायरमेंट, दूसरा है उसका एजुकेशन, तीसरा है उसका एक्सपीरियंस। अगर इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो उसके आसपास का वातावरण, उसका सबसे पहले तो उसका पारिवारिक वातावरण, उसके बाद उसका एजुकेशनल वातावरण, स्कूल में जाता है, स्कूल का एक पीयर ग्रुप बनता है, उसके बाद जो है वो उसका प्रोफेशनल वातावरण, वो बच्चा जो है एक जॉब लेता है तो जॉब के आसपास उसके कलीग्स कैसे हैं, उसका बॉस कैसा है, उसके बाद जो है उसका एक फाइनेंशियल वातावरण, धीरे धीरे वो जो है जब एक उसका जीवन सत्ता है, वो अपने जीवन में जब वो अपने कुरुक्षेत्र में उतरता है, उसका अपना परिवार जब बनता है, उसका अपना एक गृहस्थ शुरू होता है, बच्चे होते हैं, पत्नी होती हैं, तो उनका प्रभाव क्या होता है। उसके बाद जो है उसका एक सोशल मैकेनिज्म होता है, उसका प्रभाव क्या होता है। तो एक व्यक्ति के जीवन में उसके उम्र के अनुसार एक जनरेशन गैप सुना होगा अनन्या, है ना, जनरेशन गैप। तो पहले के समय में आज से 30-40 साल पहले जनरेशन गैप का मतलब होता था पिता और पुत्र, ठीक है, इन दोनों के बीच में जनरेशन गैप। लेकिन आज जो है मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि एक बड़ा भाई एक छोटे भाई के बीच में अगर 8 साल का 7-8 साल का भी अंतर है तो उन दोनों में एक बहुत बड़ा जनरेशन गैप है। क्योंकि बड़ा भाई जो है 4G और 3G का है, ये छोटा वाला जो है ये तो AI में चला गया, ठीक है। जो तकनीकी जो है इनकी, ये तकनीकी में इतना ज्यादा फर्क है। बच्चों को आप देखा 3-4-5 साल के बच्चों को मोबाइल चलाते हुए देखो आप, they started using ChatGPT for doing their homeworks। तो ये जीवन इतने तेजी के साथ चल रहा है, इतने तेजी के साथ में जो है ये मनुष्य की बुद्धि के ऊपर जो परतें आ रही हैं और हम लोग जो है अपने छोटी छोटी खुशियां ढूंढने लगते हैं। सफल आदमी और समृद्ध आदमी केवल वही है, पैसे से नहीं, वो जिसकी जरूरत में बहुत कम है, जिसकी निर्भरता नहीं है किसी पे, डिपेंडेंसी नहीं है किसी पे, वही आदमी सबसे ज्यादा स्वस्थ है, मन से भी, तन से भी, आत्मा से भी, हर तरीके से। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, मनोरोग की बात करते हैं, तो इससे हम बचे कैसे? तो इससे बचने के लिए केवल और केवल यह है कि अपने मन को इस क्षण में स्थापित करें। बिल्कुल, केवल एक फार्मूला है। मनुष्य का जो दिमाग है, ह्यूमन माइंड जो है, वो हमेशा डुअलिटी के बारे में सोचता है अनन्या, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि ये समोसा बहुत गर्म है, ठीक है, तो ठंडा समोसा सबकॉन्शियसली मेरे दिमाग में है, मैं कंपेयर करता हूं, ठीक है। ये अभी बहुत लाइट है, तो मैंने कैसे बोला? क्योंकि सापेक्ष में पीछे कहीं ना कहीं अंधेरे का मुझे ज्ञान है कि जो सेंसेशंस आ रहे हैं, जो आपकी इंद्रियों से जो सेंसेशन आ रहे हैं, इनका भाव क्या है। अरे मेरे को खुश होना है या मेरे को टेंशन में आना है, ये बहुत बड़ा तनाव है आपके भीतर के लिए, अंतर्द्वंद चल रहा है, यू आर नॉट अवेयर ऑफ इट। आपके लिए तो मनोरंजन है, बट भीतर क्या हो रहा है, बहुत बड़ा। और यहाँ पे तनाव का जो शब्द है, हम बोलते हैं ना, आओ देखा ना ताओ, ये शब्द है। तो जो आव है, आओ देखा ना ताओ, है ना, तो तन में जब वो आव आ जाता है, आवेश आ जाता है, दैट इज तनाव। हमको पता नहीं चलता बेसिकली। छोटी छोटी चीजें जो है हमारे भीतर जो भाव पैदा करती हैं अनन्या, इसे मेडिकल साइंस आज के इस युग में इन्फ्लामेशन कहती है। मेडिकल साइंस बहुत बड़े लेवल पे शिफ्ट हो रहा है, बहुत बड़े लेवल पे, और ये बहुत ही मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ यहाँ कह रहा हूँ मैं कि मेडिकल साइंस ने, खास करके वेस्टर्न वर्ल्ड ने, इस पे लगभग 30-40 सालों से खोज करने के बाद में जो आज के जो लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं,
जिसके कारण सारे अस्पताल भरे हुए हैं, चाहे वो हार्ट अटैक हो, चाहे वो डायबिटीज़ हो, चाहे वो ब्रेन हेमरेज हो, चाहे वो पार्किंसन हो, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो घुटने का दर्द हो, बैक एक हो, माइग्रेन हो, एंग्जाइटी हो, डिप्रेशन हो, ओबेसिटी हो, या पेप्टिक अल्सर हो, या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो, ये सारी की सारी बीमारियां, इसमें कोई रोगाणु नहीं है, ये कीटाणु जनित नहीं है, इसके पीछे केवल और केवल एक ही वायरस है, वो आपका मन, आपका मन। ठीक है, यू आर द वायरस फॉर योर ओन इलनेस। तो सर, ध्यान के बारे में हमने इतनी बातें की थी, अब आपसे मैं जानना चाहूंगी कि इस मेंटल इलनेस का इलाज क्या है, क्योंकि आप डॉक्टर हैं और आपके साथ जो है इतने सारे अनुभव जुड़े हुए हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपके खुद के जीवन में परिवर्तन कब से शुरू हुआ, जब इस सब चीज़ों से आप अवेयर हुए। दूसरा कि एक आम इंसान, एक स्टूडेंट, एक हाउसवाइफ, एक ऐसा इंसान जो बुजुर्ग हो चुका है और अपनी सारी रिटायरमेंट लेके बैठा हुआ है, लेकिन अभी भी मन शांत नहीं है, तो ये कैसे अपने जीवन में जो है उसे ला सकते हैं, सुधार सकते हैं? अनन्या, आपका सवाल बहुत अच्छा है, खास करके आज की युवा पीढ़ी के लिए तो मैं कहूँगा, क्योंकि भारत आज एक युवा देश है, और जितने युवा हैं अगर इस चीज़ को वो समझ लेते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं कि भारत को नंबर 1 ले जाने के लिए केवल और केवल वो यदि ठान लेते हैं, यदि और देश के प्रति समर्पण जो है, एक तो फौजी होता है जो बॉर्डर पे जाके अपना जो है शौर्य सिद्ध करता है और अपने देश को बचाता है, ऐसे ही जो हमारे बाकी फौजी हैं, जो युवा फौज है, जो तरुणाई है, ये कैसे अपने आप को जो है अपने इस जीवन को सफल बना सकती है। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल ये बता सकता हूँ मैं कि केवल और केवल, देखिए, हमने जब अध्यात्म की बात की थी तो अध्यात्म को इंग्लिश में स्पिरिचुअलिज्म कहा जाता है। बिल्कुल। तो स्पिरिचुअलिज्म जो शब्द है अनन्या, वो बने हैं स्पिरिटस, स्पिरिटस से, और ग्रीस में स्पिरिटस का मतलब होता है सांसें, सांसें। तो हम जब अध्यात्म के विषय में प्रवेश करते हैं तो इन सांसों का महत्व हमारे जीवन में क्या है, इसी को जानना जो है, ये योग भी है, यही अध्यात्म भी है। क्यों? क्योंकि मेडिकल साइंस ने भी अभी ये सिद्ध कर दिया है कि जो ब्रीदिंग सेंटर है हमारे ब्रेन में, जो रेस्पिरेटरी सेंटर है वो, और हमारा जो सेंटर ऑफ इमोशन, थॉट, लिम्बिक सिस्टम या हाइपोथैलेमस, ये दोनों आसपास हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि यदि हम अपनी सांसों को नियंत्रित करते हैं तो कहीं ना कहीं हम वैचारिक शक्ति को, हमारी साइकिक एनर्जी को कहीं ना कहीं हम रेगुलेट कर सकते हैं। और कहते भी हैं कि ब्रीदिंग इज ए ब्रिज बिटवीन माइंड एंड बॉडी, ऐसा कहा जाता है। तो चाहे वो हम अगर श्री की बात करते हैं, सुदर्शन क्रिया की बात करते हैं, चाहे हम जग्गी वासुदेव जी की बात करते हैं, शांभवी की बात करते हैं, चाहे हम अपने योगा की बात करते हैं, तो सांसों का महत्व है। तो सांसें, ये प्रकृति ने एक ऐसी हमको प्रॉपर्टी दी रखी है जो वॉलंटरी भी है और इनवॉलंटरी भी है ना, मेरे बस में भी है और मेरे बस में नहीं भी है। ठीक है, जैसे हार्ट बीट है, ठीक है, आम आदमी के लिए हार्ट बीट उसके बस में नहीं है, केवल योगी ही अपने हार्ट बीट को बस में रख सकता है। मेरी बॉडी का टेम्परेचर मेरे बस में नहीं है, मेरी किडनी काम कर रही है, मेरी इंटेस्टाइन काम कर रही है, ये सब इनवॉलंटरी प्रोसेस हैं। लेकिन ब्रीदिंग जो है, ब्रीदिंग मेरे बस में भी है, बट सुबह से मैं सांस ले रहा हूँ, मैं तो अवेयर होकर सांस नहीं ले रहा था, मैं जानबूझ के सांस तो नहीं ले रहा था। लेकिन ये हमारे योगी जो थे, हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत अच्छा जो हमको एक मैनुअल दिया था, उस मैनुअल में जो है सांसों का महत्व इतना ज्यादा है कि द मोमेंट वी बिकम अवेयर ऑफ आवर ब्रीदिंग, व्हेन वी स्टार्ट डूइंग माइंडफुल ब्रीदिंग, ब्रीदिंग विद अवेयरनेस, यही तो प्राणायाम है ना। प्राणायाम के समय हम पूरा ध्यान जो है हम अपनी श्वास प्रक्रिया पर लगाते हैं, पूरक पे, रेचक पे, अंतः कुंभक पे, बाह्य कुंभक पे। अब इसको जो है जब वेस्टर्न वर्ल्ड ने सिद्ध कर दिया है कि स्लो ब्रीदिंग इज ए पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी, है ना, 2 एक्टिविटी होती है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक हमको जोश दिलाती है, स्ट्रेस पैदा करती है, ठीक है, हम किसी चुनौती को तैयार होने के लिए वो स्ट्रेस जो है वो हमको तनाव में लेके आती है, ताकि हम जो है जोश में लेके आते हैं। लेकिन पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी जो है वो आवश्यक है उसको शांत करने के लिए। तो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी हमारे बीपी को कंट्रोल करती है, हमारी हार्ट बीट को कंट्रोल करती है, हमारे शुगर को कंट्रोल करती है, और सिंपैथेटिक एक्टिविटी हमको बढ़ावा देती है इसमें। तो ये बाहर के जो यूनिवर्सिटी ने जब ये सिद्ध कर लिया कि स्लो ब्रीदिंग इज ए पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी, एंटी इन्फ्लेमेटरी, उससे जो है जो एंडोर्फिन सीक्रेट होते हैं, आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम बढ़ता है। यही तो पतंजलि ने कहा है कि परछर्दनम विधारणाभ्याम प्राणस्य
उन्होंने तो कहा है, 5000 वर्ष पहले कहा था कि कैसे हम सांसों से अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं। और वैसे भी कहा जाता है कि अगर व्यक्ति बहुत तनाव में हो तो हम बोलते हैं अरे 1 मिनट ठंडी सांस ले, प्लीज प्लीज टेक ए डीप ब्रेथ, लंबी सांस लो। तो लंबी सांस का महत्व क्या है, यहाँ पे बात होती है कि मनोरोग, हम अपने माइंड को कैसे कंट्रोल करें। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है, और आज मेडिकल साइंस ये कहती है कि रेगुलरली डू प्राणायाम एंड मेडिटेशन। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से मैं प्राणायाम और मेडिटेशन को बहुत भिन्न नहीं मानता, क्योंकि मेडिटेशन के लिए जो है उसे जो सूत्र है हमको सांसों के माध्यम से ही जाना पड़ता है। द मोमेंट वी फोकस ऑन आवर ब्रेथ, धीरे 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 हमारे विचारों की जो अनियंत्रित घोड़े हैं वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं, सेटल होने लगते हैं हमारे विचार। द मोमेंट वी स्टार्ट स्लो ब्रीदिंग, ठीक है, देखिएगा आप एक बार ओम चैंटिंग करें, आप एक बार लंबी गहरी सांस लें, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि आपकी बॉडी के भीतर जो है कैसे हल्कापन आ गया है। तो ये एक साइंटिफिक है, साइंटिफिक है। तो जब भी जो है आप किसी ऐसी स्थिति में हो, आप किसी रेड लाइट पे कहीं कहीं पे भी है, कोई इंटरव्यू देना है आपको, ठीक है, तो थोड़ा सा मैं उसको सेंटरिंग बोलता हूँ अनन्या। अच्छा, सेंटरिंग करना अपने आप को। जैसे कछुआ होता है ना, कछुआ होता है, उसके हाथ पैर इधर ऑक्टोपस जैसे होते हैं, टेंटिकल्स फैले होते हैं। हम एक बार कूल डाउन करें अपने आप को, एक बार बैठें, ध्यान से बैठें, हम अवेयर हों अपने अपने जो हमारे जो पॉस्चर है उसके प्रति अवेयर हों। उसके बाद हम अपने सराउंडिंग के प्रति अवेयर हों आंखें बंद करके, और उस वक्त क्या चल रहा है आपके आसपास उसको आप मनी मन में एक अंदर भीतर जो है अपने मौन में उसकी कमेंट्री दें कि क्या चल रहा है अपने आप में। तो ये जब क्रिया करते हो तो आप जो है भूत और भविष्य से डिस्कनेक्ट होकर वर्तमान में आ जाते हो आप, ठीक है। दिस इज ए सिंपल टेक्निक टू ब्रिंगिंग योर अटेंशन टू दिस मोमेंट, इस वर्तमान मोमेंट पे। और अगर व्यक्ति जो है सेंटरिंग करना सीख जाता है, वो कभी भी इस इमोशनल इलनेस से पीड़ित नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। वो अपने मन पे कंट्रोल करेगा। अगर वो प्राणायाम करता है 15 मिनट का, केवल 5-10 मिनट का मेडिटेशन करता है, तो वो व्यक्ति अपने भीतर की आंतरिक अपनी साइकिक एनर्जी को जो है वो प्योरीफाई कर रहा है। उसके निर्णय लेने की क्षमता में बढ़ोतरी होगी, उसकी मेमोरी में होगी, उसकी पर्सनालिटी में होगी। वो रिस्पॉन्ड करेगा, रिएक्ट नहीं करेगा। अभी तुमने कहा ना जैसे कि आसपास कुछ भी घटता है और हम तुरंत बोल देते हैं, बिल्कुल तुरंत रिएक्शन आता है। और घर के कलेश ही होते हैं, पत्नी ने कुछ बोला, पति ने कुछ बोला, भाई ने कुछ बोला, बहन ने कुछ बोला, दो भाइयों के बीच में एक ने बोला, दूसरे ने बोला, एक ने बोला। आजकल रोड रेज, सड़क में चलते चलते किसी ने कट मारा, किसी ने कुछ बोला तो पिस्टल निकाल के शूट कर दिया। आए दिन किससे होते हैं। 12-14 साल की बच्ची को माँ ने अगर डांट दिया कि क्या तुम मोबाइल पे बैठी रहती हो, वो बगल के कमरे में गई, उसने जाके अपना नाटक कर लिया। कितना कॉमन है, कितना कॉमन है। और ये केवल और केवल आपके इस इमोशनल इलनेस जो तुमने बात कही थी कि ये इमोशनल इलनेस ये 10, 11, 12 वर्ष से ही शुरू हो जाती है, पहले दूसरे डिकेड से शुरू हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। हमारा खान पान, हमारा आहार, हमारा जो दिनचर्या है, बिल्कुल ठीक है, फास्ट फूड लेना हो, चाहे वो आपका जो मतलब आजकल जो जिस तरीके से चीजें चल रही हैं, छोटी छोटी चीजों सोशल का, डाइट जो हम ले रहे हैं, सोशल मीडिया डाइट जो हम कंटिन्यू ले रहे हैं, वो भी एक बड़ा इसका कारण है। मुझे लगता है कि जो हम देख रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, और नेगेटिव मोस्टली उसमें आता है। और होता क्या है, एक तो एक बड़ा बेकार चीज है कि एल्गोरिदम जो है, जो हम बात कर रहे हैं वो गूगल सुनता है, वो हमारा फोन सुनता है, और उसी से रिलेटेड जो है अगर आप नेगेटिव बात कर रहे हो, थोड़ी देर नेगेटिव रील्स आपके उसमें आने लगेंगी। अगर आप पॉजिटिव कर रहे हो तो थोड़ा बहुत मोटिवेशन उसमें आएगा, और थोड़ी देर बाद अगर फिर आप किसी ने कुछ बोला तो फिर उस चीज के रिलेटेड उसमें दिख जाएगा आपको। तो यू आर लाइक द इंटरनेट इज कंट्रोलिंग यू एंड योर इमोशंस ऑल्सो। सर, अब हम बात करते सबकॉन्शियस माइंड की, जो हमने शुरुआत की थी। अभी तक हमने बात करी कि हमारे पास प्रॉब्लम्स क्या क्या है, हमने बात करी सॉल्यूशंस क्या क्या है, लेकिन व्हेन वी स्टार्ट फोकसिंग ऑन आवर सबकॉन्शियस माइंड, तो हाउ वी कैन रीप्रोग्राम इट। क्योंकि अगर हम 25 साल के हो गए हैं, अगर हम 26 साल के हो गए हैं, अगर 30 साल के भी हो गए हैं, तो हमारे पास उस 30 साल का बर्डन भी तो है पीछे, और इस पास्ट के साथ हम कंटिन्यू अपनी लाइफ को आगे जिए जा रहे हैं। तो इसको क्लियर आउट कैसे किया जाए? अनन्या, इसका एक स्ट्रेट फॉरवर्ड जो एक फॉर्मूला है, व्हाट इज सबकॉन्शियस माइंड। ठीक है। सबकॉन्शियस माइंड में जो है हमारे जो आज से पहले का जो हमने जीवन जिया हुआ है, ठीक है, वही स्टोर है हमारा। बिल्कुल, ठीक है। दैट इज व्हाट इज सबकॉन्शियस माइंड। ठीक है। सबकॉन्शियस माइंड, छोटा सा एग्जांपल है, जैसे जब हम कार चलाना सीखते हैं, ठीक है, जब पहली बार हम जब कार में बैठते हैं तो हमारा कॉन्शियस माइंड कार को
लर्निंग के लिए अलाउ करता है। हमारे ब्रेन का, हमारा जो कॉन्शियस माइंड, जो हमारा जो कोच है, जो हमारा गाइड जो सिखा रहा होता है, वो बोलता है जब गियर बदलो तो हम गियर देखते हैं, वो बोलता है ब्रेक लगाओ तो हम ब्रेक को देखते लगाते हैं, ठीक है। तो सारा कॉन्शियसली, बट 20-21 दिन की सेम एक्टिविटी के बाद में ब्रेन का एक हिस्सा होता है जिसको हम लोग जो है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम बोलते हैं, RS बोलते हैं जिसको, उसको पता चलता है कि यार ये तो रोज रोज यही काम करवा रहा है मेरे से, मेरे को तो और भी इंपॉर्टेंट काम है। तो वो इस एक्टिविटी को उसके जिम्मे सोच के, ठीक है, कि चलो तुम काम करो, और वो जो एक्टिविटी है वो हमारी हैबिट फॉर्मिंग हो जाती है। और धीरे धीरे एक समय आता है जब जो है हम जब कार चलाते हैं और हम फोन पे बात करते रहते हैं, हम लाखों के बिजनेस डील कर लेते हैं, ठीक है, सबकॉन्शियस माइंड टेक ओवर कर लेता है आपको, सबकॉन्शियस माइंड। तो इस तरह से मैंने जैसे कहा आपको 35 वर्ष की एज के बाद में 95% जो है, आप जब सुबह सो के उठते हो तो आप कोई बैठ के कैलकुलेट नहीं कर रहे कि मैं इधर उतरूं या इधर उतरूं, मैं चप्पल बाएं से पहनूं कि दाएं से पहनूं, ये रिफ्लेक्सली हो रहा है। आप उठे, गए, स्विच ऑन किया, वॉशरूम गए, ब्रश उठाया, वहां से निकले, चाय पी ली, पेपर पढ़ लिया, उसके बाद निकल गए, इसमें कहीं आपका ब्रेन यूज ही नहीं हो रहा है। तो 95% समय पे आप वही चीजें कर रहे हो जो है आप जो ऑलरेडी करते आए हो। यू आर प्रोग्राम्ड, यू आर ऑटोमेटिकली प्रोग्राम्ड, जो आप करते आए हो वही करते जा रहे हो आप जो है, आप इसमें अपने ब्रेन ही यूज नहीं कर रहे हो आप जो है। तो सबकॉन्शियसली हमको यदि अपनी हैबिट जो है हमारी, क्योंकि कोई भी एक चुनौती है, कोई भी एक नया अगर कोई चैलेंज आता है आपके पास में, अगर आप उसको अपने पुराने फार्मूले से ही निपटाने वाले हो तो आपको पुराना रिजल्ट ही मिलेगा, ठीक है ना, आपको कुछ नई चीज नहीं मिलेगी। तो नई चीज लाने के लिए जो है यू हैव टू थिंक इन ए न्यू वे, दैट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो आपको आपकी हैबिट्स को ब्रेक करना है, आपको अपनी हैबिट्स को ब्रेक करना है, और अपनी हैबिट्स को ब्रेक करने के लिए आपको मेडिटेशन चाहिए। द ओनली वन एंड ओनली वन फार्मूला इज मेडिटेशन। यू सिट इन मेडिटेशन। क्यों? क्योंकि देखिए आने वाला जो कल है उसको मैं आज संभावना बोलूंगा, ठीक है। इस पल में वो कल की संभावना छुपी हुई है, ठीक है। मैंने आज एक 5 रुपए की लॉटरी ली, यदि मैंने आज एक लॉटरी का टिकट लिया, ठीक है, वो मुझे लखपति बनाएगा नहीं बनाएगा, वो इसमें संभावना है ना, इसमें संभावना है। तो सारी संभावना है कि मुझे क्या बनना है वो आज के इस क्षण में छुपी हुई है, इस क्षण में छुपी है। लेकिन इस क्षण को मेरा अगर जहन जो है, मेरे विचार अगर पीछे की बातों को सोच रहे हैं यदि, तो मैं इस क्षण को जाया कर रहा हूं, मैं मेरी संभावनाओं पे मैं पानी फेर रहा हूं मैं। तो मेरा जैसा कल बीत गया वैसे ही आज होगा, और आने वाला कल भी आज जैसे ही होगा। तो मेरे कल आज और कल में कोई फर्क नहीं है, यही तो पशुतुल्य जीवन है। तो आपने जैसा कहा कि उस सबकॉन्शियस माइंड से अगर परे हटना है तो यू हैड टू बी इन द प्रेजेंट मोमेंट। और प्रेजेंट मोमेंट में आपको विजुअलाइजेशन बोलते हैं, एक टेक्निक होता है अनन्या जिसको हम लोग बोलते हैं विजुअलाइजेशन, है ना। ये खास कर जितने भी ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं, जितने भी तीरंदाज होते हैं, जितने भी खिलाड़ी हैं, जितने भी, ठीक है, उनको जो है मेडिटेशन से सिखाया जाता है कि आप जो है जो 1 महीने के बाद जाके आपको 100 मीटर की रेस दौड़नी है और आपको उसमें नंबर 1 आना है, तो देन दिस मोमेंट यू हैव टू फील लाइक दैट। आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा कि आप आ चुके हो, और आप जब उस वक्त फर्स्ट आओगे, पूरा स्टेडियम जो है, लाखों करोड़ों लोग जो है वो गूंजेंगे, तालियां बजाएंगे, उस वक्त आपके भीतर जो स्पंदन होगा, उस स्पंदन को इस लम्हे पे आपको महसूस करना है। ये विजुअलाइजेशन टेक्निक कहलाता है। तो ये जो चीजें हैं ये आपको आपके उस सबकॉन्शियस माइंड से अलग करती हैं जो आपको पीछे खींचता है। तो आपको नया जीवन चाहिए, आपको जो चाहिए, वे देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जहां चाह वहां राह, ये यदि आपको पाना है तो आप ऐसा कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि आप उस ईश्वर की इकाई के अंश हो, आप, है ना। हम ब्रह्मास्मि जब बोलते हैं बेसिकली, तो चूंकि उसने ही आपको बनाया है तो उसके सब गुण आप में विद्यमान है। और मैं तो यहाँ कहूँगा कि हमारे सनातन धर्म में ये बहुत ही साइंटिफिक जो है चीज़ें, कि हमको अपने ब्रेन को फोकस करने के लिए एक अबेकस चाहिए। जैसे बच्चा होता है ना, उसको हम जब कैलकुलेशन सिखाते हैं तो 2 + 2, तो वो एक स्लेट होती थी जिसमें पीछे गोलियां लगी होती थी, है ना। तो वो 1 दाना 2 दाना, फिर 1 दाना 2, फिर 1 2 3 4 गिनता है, अबेकस बोलते हैं इसको, हाँ। है ना। तो इनिशियली हमको अबेकस की जरूरत पड़ती है
इसलिए जो साकार और निराकार ईश्वर का जो रूप है दोनों इंपॉर्टेंट है। बट जो बिगनर्स होते हैं उनको साकार रूप चाहिए, उनको अपने विचारों को केंद्रित करने के लिए एक शेप चाहिए। तो इसलिए जो हमारे जितने भी देवी देवता हैं, जो युवा ठीक है अपनी बॉडी बिल्डिंग करना चाहता है तो हनुमान जी की मूर्ति लगाएगा, ठीक है। जो विद्यार्थी अपने विद्या में या किसी कला में पारंगत होना चाहेगा तो सरस्वती माँ की लगाएगा। जो साइंटिस्ट, जो वैज्ञानिक पीएचडी करेगा तो गणेश जी की लगाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे हम अपना जो अटेंशन हमारी जहां होगी, जिस देवी देवता पे हम आराध्य उनकी स्तुति करेंगे, वही गुण हम में आने लगते हैं। ये बड़ा साइंटिफिक है एंड आई लाइक दिस वेरी मच। बिल्कुल, और बिल्कुल ये मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, जो भी अपने मेंटल स्ट्रेस से फिलहाल अभी सफर कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, उनके लिए यही है कि देखिए पॉजिटिव देखिए, पॉजिटिव सुनिए, पॉजिटिव खाइए भी, क्योंकि जो आप आहार लेते हैं वो भी आपकी बॉडी को इफेक्ट करता है। जैसे कि हमने पहले भी बात की थी कि वी ऑल आर एनर्जीज, और एनर्जी जो है उसे पॉजिटिव करना पड़ता है, क्योंकि एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है, उसे डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, उसे क्रिएट नहीं किया जा सकता है, हम उसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो हम अपने आप को पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म करें, वो ज्यादा बेटर होगा। और मैं एक छोटी सी चीज और बोलूंगा अनन्या। देखिए, एक होती सक्सेस और सक्सेस का उल्टा होता है लर्निंग। बिल्कुल, सक्सेस का उल्टा फेलियर नहीं होता। हाँ, ठीक है। तो ये जो युवा है खास करके, क्योंकि देखिए मतलब ये तो आप मान के चलिए कि अगर जन्म मिला है हम, तो वो ऊपर वाला देखता है, आपको केवल और केवल प्रयास करना है। एक प्रयास यदि कामयाब नहीं हुआ तो इसका मतलब यही नहीं हुआ कि आप फेल हो गए। इसका मतलब सिंपल सा इतना है कि शायद हो सकता है कि प्रयास में कहीं ना कहीं कुछ कमी हो, लेकिन आपने सीखा। थॉमस एडिसन जिसने बल्ब का आविष्कार किया था, वो 999 बार जो है वो सफल नहीं हुआ। 1000वें इसमें जाके रिसर्च में जाके उसने बल्ब बनाया, तो वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि मैं वो 999 तरीके जानता हूं जिससे बल्ब नहीं बनाया जा सकता। कितना बड़ा पॉजिटिव स्टेटमेंट है ये। तो सक्सेस है, सक्सेस का उल्टा लर्निंग है। आप कभी भी अपने मायूसियत के साथ नहीं रहना चाहिए। आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है ये आपके आसपास जो है नेगेटिव परिस्थितियां ही पैदा करेंगी। बस ईश्वर को साक्षी मान के उसे धन्यवाद दें, ग्रेटिट्यूड के साथ रहें, क्योंकि हो सकता है कि इस बार अगर सफलता नहीं मिली तो उसने कुछ फ्यूचर में कुछ बहुत अच्छा आपके लिए रख छोड़ा है। बिल्कुल, देखिए जब प्रयास होगा, जब हार होगी, जीत होगी और सब कुछ होगा, लेकिन अगर कुछ नहीं होगा तो आप बस अनुभव होगा, और वो बहुत बड़ा ज्ञान होता है, और उसके लिए जो है लोग बहुत मेहनत भी करते हैं। तो मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप अनुभव ले लेते हैं। सर, बहुत सारी बातें हमने आपसे जानी, आपसे हम एक और चीज जानेंगे कि हमारे दर्शकों के लिए आप और क्या मैसेज है आपके पास, क्योंकि अब हम चर्चा को विराम देने वाले हैं, लेकिन इतनी सारी बातें हमने की हैं, आगे भी आपसे हम जुड़ते रहेंगे और आगे भी ऐसे ही बहुत इंटरेस्टिंग सारे फैक्ट्स और फन फैक्ट्स जो हम कह सकते हैं कि माइंड के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में आप जानेंगे। लेकिन आज के युवाओं के लिए क्या मैसेज आपकी तरफ से? मैं सभी युवाओं को यही बोलूंगा कि आप अति महत्वाकांक्षी बने, ओवर एम्बिशियस, बिल्कुल ओवर एम्बिशियस होना चाहिए। जो कहते हैं कि जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान, ये मुझे लगता है कि मैं इसके पक्ष में नहीं रहता, क्योंकि इंसान को कभी संतोषी नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे शांति और संतोष में फर्क है, एट द कॉस्ट ऑफ योर इनर पीस, ठीक है। लेकिन ओवर एम्बिशियस होने का मतलब ये नहीं होता है कि आप लालची हो गए। आप अपने जो टारगेट्स हैं वो इतने ऊंचे सेट करो कि जो स्वप्न है, विवेकानंद जी ने भी कहा था कि स्वप्न वो देखो जिसमें पूरा जीवन निकल जाए और आपकी नींदें गायब हो जाए अपने उस स्वप्न को पूरा करने में। तो मेरा ऐसा मानना है युवाओं के लिए कि अति महत्वाकांक्षी, कि लोग बाग हंसें कि पागल है क्या, यस पागल बनना है। हम मनोरोग की बात करते हैं तो हमें मनोरोगी नहीं बनना है, हाँ। ठीक है, लेकिन हमें जो है जुनूनी बनना है, क्योंकि जुनून और जिद के साथ ही जीत है। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सारी बातें हमसे शेयर करने के लिए। आगे भी आप जुड़ते रहेंगे और बहुत शुक्रिया हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। तो दर्शकों, आपसे भी यही गुजारिश है कि बस अपने जीवन में पॉजिटिव रहिए, ग्रैटिट्यूड के साथ अपनी लाइफ को जीजिए, जीना सीखिए, और साथ ही कहते हैं ना, जियो जी भर के। तो बिल्कुल अपनी लाइफ को जी भर के जीना सीख लीजिए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए DNN न्यूज। नमस्कार।